11। अहान वहीं ईशा की गोद में सिर रख के लेट गया था और ईशा उसको बेसब्री से देख रही थी। मैं बहुत थक गया हूँ ईशा, मुझे फिर से जोड़ दो, बिखर गया हूँ, मुझे संभाल लो। मैं 3 रातों से सोया नहीं, मुझे अपनी पनाह में सुला लो। अहान आंखें बंद करके थके थके लहजे में बोल रहा था, जैसे वो बहुत दर्द में हो। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। ईशा का दिल बहुत नर्म था। उसको समझ आ गया था अहान बहुत अच्छा इंसान था, तभी तो उसके साथ किए गए अपने सलूक पे शर्मिंदा था वो। और अब तो अहान उसका पति था, उसके पास किसी सुकून के लिए आया था। ईशा को अहान पे पता नहीं क्यों प्यार आने लगा। उसके दिल से आवाज आई, ये तो अहान तुम्हारा पति है, फिर उसको प्यार करने में कैसी झिझक। ईशा ने अपना हाथ बढ़ाया और अहान के फोरहेड पे रख दिया और नरमी से उसके बालों में अपनी कोमल सी उंगलियां फेरने लगी। अहान ने उसका दूसरा हाथ उठा के अपने सीने पे रख लिया, जैसे वो किसी खजाने को समेट कर अपने दिल से लगा रहा हो। ईशा इस अनहोनी से अनजान थी। जो रिश्ता नफरत से शुरू हुआ था वो मोहब्बत में बदल रहा था और एकदम से उन दोनों को इतने करीब लेके आ गया था। उसकी इज्जत से खेलने के लिए यहाँ लाने वाला अब उसको अपनी इज्जत बनाए बैठा था और उसकी गोद में सिर रख के लेटा था और उसको प्यार का भरपूर एहसास दिला रहा था। कुछ मिनट बाद अहान गहरी नींद में था। ईशा की आंखें उसके खूबसूरत चेहरे को प्यार से देख रही थी। दूसरी तरफ ईशा सोचे जा रही थी, क्या मैं अहान से प्यार कर पाऊंगी? नहीं, क्यों नहीं करूंगी? ये मेरा पति है, भले मुझे कैसे भी लेके आया हो, पर उसने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मुझसे शादी की, मेरी इज्जत बच गई। लेकिन पापा, एक बार ईशा को सुनील पे गुस्सा आने लगा। कितने बुरे इंसान हैं आप पापा। लोग तो बेटों के लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने आपको बेटा दिया तो आपने उसको ही ऐसे किसी और के घर में डाल दिया। नहीं पापा, ये बहुत गलत किया आपने। लेकिन अहान, नहीं अहान, भी यही नहीं करना चाहिए। पापा का गुनाह बहुत बड़ा है, उनको सजा कानून देगा, तुम नहीं। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। ईशा खुद से बातें कर रही थी। अहान इस वक्त गहरी नींद में था। दूसरी तरफ ईशा की दादी भगवान के सामने बैठी थी। हे भगवान, ये दोनों पति पत्नी किसी दूसरे की लड़की की जिंदगी बर्बाद करने को कितना आसान समझ रहे हैं, जिन्हें ये भी फिक्र नहीं कि उनकी बच्ची कहीं और है और वो खुलेआम कह के गया है कि उनकी बच्ची को छोड़ेगा नहीं। कितने आराम से बैठे हैं ये लोग। काश ये लोग समझ पाते, इन्हें उस बच्ची के दर्द का एहसास होता। काश बेचारी रानी क्या गुस्सी होगी उस पे। लोगों ने कैसे कैसे इल्जाम लगाए होंगे उस पर। वो तो मासूम थी, बेचारी बच्ची। उसको क्या पता था उसके भाई का दोस्त उसका दुश्मन बन के आ रहा है। ये सुनील दोस्त की जगह सांप निकला। लेकिन कोई नहीं, वो भगवान सबको सबके किए की सजा देता है। इन दोनों को भी मिलेगी। मैं अभी पंडित जी के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी सब। मेरी ईशा सेफ तो है ना? अहान के साथ उसकी जिंदगी सही तो है ना? ये कह के दादी जल्दी से पास के मंदिर में गई, जहाँ एक पहुंचे हुए पंडित जी थे, जो कि बहुत अच्छे थे। उन्होंने दादी को देख के एकदम कहा, आइए महिमा जी, कैसे आना हुआ कहिए। जी गुरु जी, मन बहुत परेशान है, आपसे एक मदद चाहिए। ये कह के महिमा जी सारी बात पंडित जी को बता देती है। पंडित जी बड़े सुकून से कहते हैं, घबराओ मत बेटी, ये तो ऊपर वाले का लिखा हुआ है सब। हम तो इसके हाथों की कठपुतली हैं, जैसे वो चलाएगा वैसे हम चलेंगे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये ऊपर वाले ने लिखा है। उनके लिए उनका रिश्ता ऐसे ही जुड़ना लिखा था। उसमें कोई भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता था। और जो पापी है उनको सजा मिलेगी, बहुत मिलेगी, किसी की जान भी जाएगी। बेटी, तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा। सबके सब पाप सामने आएंगे, पापों की सजा मिलेगी। महिमा जी पंडित जी की बात सुनकर डर गई। गुरुजी, मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा ना? बेटा, हम भी बस बता सकते हैं, बाकी सब तो भगवान जानता है।
बस इतना पता है, जाने जाएंगे और तूफान आएगा तुम्हारे घर में। बाकी हमें भी बताने कहने की इजाजत नहीं है। तुम खुश रहो। और ये लो, ये धागा उस लड़के के हाथ पे बांध देना जिसने तुम्हारी पोती से शादी की है। जाओ, सुखी रहो, खुश रहो। महिमा जी का दिल और परेशान हो गया था। उन्होंने आहान को बुलाने का सोचा, लेकिन परेशानी ये थी, आहान को यहाँ भी नहीं बुला सकती थी। अगर यहाँ बुलाती तो सुनील और अर्चना पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। दादी ने अपने नौकर को बुलाया और उसको बड़े प्यार से कहा, सुन रामू, मेरा एक काम करेगा? जी जी माँ जी, कहिए। तू उस आदमी को जानता है ना, जो यहाँ आया था उस दिन, याद है वो? अरे मैया जी, तुम भी कमाल करते हो, उनको कौन नहीं जानता है। वो तो हमारे गांव में भी फेमस है, टीवी पे आते हैं वो, उनको तो मैं जानता हूँ। तो तू उनके घर चला जाएगा ना? घर पता है कहाँ है उसका? हाँ माँ जी, पता तो है, लेकिन एक परेशानी है। उनके घर के बाहर तो नौकरों की फौज खड़ी होती है, हमको थोड़ी जाने देंगे वो। महिमा जी ने कुछ सोचा और धीरे से बोली, तू ये कार्ड लेके जा, कह देना मैं ईशा बेबी जी के घर से आया हूँ, उनकी दादी ने भेजा है ये। कार्ड दिखा के तो अंदर पहुंच जाएगा। और ईशा से मत मिलना, बस आहान से मिलके उसको ये धागा दे देना, और मैं एक चिट्ठी दूंगी, वो आहान को दे देना, ठीक है? महिमा जी धीरे धीरे बोली ताकि वो दोनों पापी ना सुन लें। भाग 12। कार्ड दिखाते ही नौकर को उसके घर में जाने की इजाजत मिल गई थी, और नौकर ने जैसे तैसे आहान को सब बताकर उसके हाथों में धागा बंधवा दिया था। और दादी भी बहुत खुश थी। चलो, कम से कम कुछ हद तक खतरा उसके सिर से चल ही गया था। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, जब एक दिन अचानक राहुल बीमार हो गया था। कोई दवा उसके हलक से नीचे उतरने को तैयार न थी। रानी उसकी हालत देख देख कर गुजरे हुए दिनों के दुखों के भंवर में उलझी जा रही थी। इस वक्त गुजरा हुआ हर एक लम्हा उसे याद आ रहा था। रानी बेचैनी और बेकरारी के आलम में कमरे में चकराती फिर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा कि ईशा के बाप के टुकड़े कर डाले। आहान ने किसी डॉक्टर को घर पर बुलाया था। डॉक्टर ने एक ही बात कही, उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आहान कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। उससे भी राहुल की हालत देखी नहीं जा रही थी। ईशा चुपचाप राहुल के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, भाई दवाई खा लो। ईशा अपने हाथ से राहुल को दवाई खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल हरगिज कोई बात मानने को तैयार नहीं था। ईशा के इतना कहने के बाद भी राहुल गुस्से से बोला, नहीं खाना। राहुल ने ईशा को हाथ से दूर हटा दिया और उसको पीछे धक्का भी दे दिया। ईशा पीछे जा गिरती अगर आहान उसको थाम न लेता। इसकी बड़ी पुरानी आदत है गुस्सा करने की। तुम अपनी नन्ही जान को इसके पीछे ज्यादा परेशान मत करो। अपने सामान पैक कर लो, हमें भी यहाँ से निकलना है। आहान उसका बिना मेकअप किए हुए चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। ईशा भी हैरानी से वहां से चली गई। आहान और ईशा तभी वहां से निकल गए थे, और आहान ने न जाने क्यों उसको फार्म हाउस छोड़ दिया था। यहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा नौकर जो कि घर की देखभाल करता था, और कुछ नौकरानियां जिन पे ईशा की देखभाल का काम था। राहुल के साथ राधा और विराज भी थे। राहुल को शहर के बेहतरीन से बेहतरीन हॉस्पिटल में दिखाया गया था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। सबको ईशा के बाप का अंजाम गरीब नजर आ रहा था। राहुल आईसीयू में था, उसको ऑक्सीजन लगा दी गई थी। आहान ने ईशा के बाप को फोन किया। दूसरी बेल पर उसने फोन रिसीव कर लिया था। मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने बेटे से नहीं मिलोगे क्या? आहान ने फोन उठाते ही सबसे पहली बात यही कही थी। तुम्हारे गुनाहों का फल तुम्हारा बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तुम अपने बेटे के लिए परेशान नहीं हो? बकवास बंद करो, वो मेरा बेटा नहीं है। तुम्हारी बुआ थी ही कैरेक्टरलेस औरत। सुनील ढिठाई से बोला, रानी माँ को कुछ कहा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हारा अंजाम तो करीब है, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। बकवास बंद करो, मेरी ईशा, मेरी बेटी कहाँ है? सुनील बोला। आहान ने भी गुस्से से कहा, तुम अपनी बेटी से तभी मिल सकते हो जब तुम राहुल को अपना बेटा मान लोगे। आहान ने बहुत गुस्से में जवाब दिया, ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और रही बात ईशा की, उसको तो मैं कैसे भी हासिल कर ही लूंगा, भले उसके लिए मुझे तुम्हारा खून ही क्यों ना करना पड़े। सुना तुमने? सुनील बहुत गुस्से में बोला था और उसने फोन बंद कर दिया। आहान का गुस्सा बढ़ चुका था। अगर राहुल की बीमारी बीच में ना आती, अभी तक वो सुनील के टुकड़े टुकड़े कर देता। उसका मन कर रहा था कैसे भी सुनील के टुकड़े कर दे। ऐसे ही सुबह से रात हो गई थी, और अगली सुबह हुई तो वो राहुल की जिंदगी की शाम साबित हुई थी। वो मर गया था। जवान लड़का जरा भी बीमारी नहीं सह सका था।
इतना मजबूत लड़का था, लेकिन उसकी बीमारी, और वो भी 2 दिन की बीमारी के बाद अचानक मौत ने उसे वापस 3 साल का बच्चा साबित कर दिया था। निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी उसके लिए जानलेवा ही साबित हुई। अहान टूट गया था। उसने राहुल के साथ एक उम्र गुजारी। उसका सगा भाई ना सही, भले उसका दिमाग बच्चे वाला था, लेकिन अहान ने उसका ख्याल रखा था। अहान अपनी माँ राधा को अपने सीने से लगाए उनको चुप कर रहा था। राधा ने राहुल को पाला था, क्योंकि रानी बेचारी इस हालत में नहीं थी कि वो राहुल को संभाल सके। तब राधा और विराज ने उसको अपना बेटा माना था। घर में हर एक आदमी की आंखों में आंसू था। रानी का और भी बुरा हाल था। रानी राहुल को देख के कभी हंसती, कभी रोती और कभी चीखने लगती थी। रानी को अपने साथ किया गया बुरा सलूक याद आ रहा था। वो बिना आसपास की परवाह किए रो रही थी और बोल रही थी। विराज को और राधा को अब ये फिक्र परेशान कर रही थी, कहीं रानी सबके सामने सुनील के बारे में न बता दे, वरना आज तक जो उन्होंने रानी का भ्रम रखा था वो टूट जाता और रानी फिर से बदनाम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने रानी को अलग रखने का फैसला किया था। हमारा बच्चा, हमारा राहुल मर गया, कोई कोई उसको बचाने नहीं आया, कोई भी नहीं आया। रानी बस बोले जा रही थी और वो अपना दुख जताते जताते ही राहुल से लिपट गई। विराज रानी को देखते हुए धीरे से बोले, अहान, रानी को अंदर ले जाओ, हम किस किस के सवालों का जवाब देंगे। अहान ने अपनी नम पलकों से जैसे ही रानी को उठाया, रानी बेजान सी होके उसकी बाहों में गिर गई। अहान तो जैसे परेशान हो गया। अहान पागलों की तरह रानी माँ को होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रानी माँ अब कैसे उठती। ममता में अपने बेटे का सदमा न झेल पाई। सारी जिंदगी राहुल का बोझ उठाए आखिरकार खुद भी उसके साथ चली गई। भाग 13। रानी बुआ भी अचानक चली गई थी। अहान को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। अचानक से ही उसके ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा था, लेकिन अब उसको अपने माँ बाप को संभालना था। इसलिए मजबूरन अहान खुद को संभालते हुए उठा और राधा के पास जाके बोला, माँ, बुआ भी राहुल के पास चली गई। अहान की बात सुनकर राधा ने एक थप्पड़ अहान को दे मारा। तेरा दिमाग खराब है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है तू? राधा ने अहान को झिंझोड़ के कहा। अहान ने अपनी माँ को देखा जो तड़प रही थी। अहान ने विराज जी से धीरे से कहा, पापा प्लीज माँ को संभालिए। विराज जी ने जैसे तैसे राधा को शांत किया। थोड़ी देर के शोर के बाद घर एकदम शांत हो चुका था। राहुल और रानी दोनों सबको छोड़ के जा चुके थे। अहान अकेला बैठा छत को घूर रहा था, जब विराज जी अहान के कंधे पर हाथ रख के बोले, बेटा तुझे इस वक्त बहू के पास होना चाहिए। तू जानता है ना, वो फार्म हाउस जंगली इलाके में है, वो डर जाएगी बेटा, जा उसके पास। अहान के अंदर जो ईशा के लिए थोड़ी बहुत मोहब्बत जागी थी, वो रानी और राहुल के मरने के बाद खत्म हो गई थी। अहान गुस्से से बोला, मर जाने दीजिए उसको पापा, बेहतर ही होगा वो मर जाए। उसके बाप की वजह से मेरी रानी माँ, मेरा भाई हमें छोड़ के चले गए। आपको उसकी फिक्र हो रही है? आई हेट हर पापा। विराज जी ने अपने जवान बेटे को देखा, जो इस वक्त अपनी माँ जैसी बुआ का जिम्मेदार एक मासूम लड़की को ठहरा रहा था। अहान, तुम हमारे ही बेटे हो ना? हमारा अहान? अहान ने विराज जी को देखा। पापा, ये सवाल क्यों? क्योंकि बेटा, हमने अपने बच्चों को कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। जब तुमने कहा तुमने उस लड़की को नहीं छुआ, तुमने उसको अपनी इज्जत बनाया, उससे शादी की, तब जाके हमें ऐसा लगा हम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत बाप हैं, क्योंकि हमारे बेटे ने इज्जत तार करने के बजाय इज्जत बचानी जरूरी समझी। लेकिन आज वो अहान कहाँ है? बेटा, रानी के साथ जो हुआ, तुम उसकी सजा उस मासूम को दोगे, वो जो अनजान है इस सब से? जाओ अभी ईशा के पास जाओ, और ईशा अब हमारी इज्जत है, हमारी बहू है। वो अब सुनील की बेटी नहीं, विराज की बहू है। और हमारी बहू को कुछ भी हुआ, हम भूल जाएंगे हमारा कोई बेटा भी है। पर पापा, अहान कुछ बोलना चाहता था, लेकिन विराज जी ने उसको उंगली उठाकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। जाओ, अब रात काफी हो चुकी है, उसके पास जाओ। हम खुद तुम्हारे साथ जाते, लेकिन अभी राधा को हमारी जरूरत है। जरूरत तो उसको तुम्हारी भी है, लेकिन तुम अब पत्नी वाले हो, उसकी जिम्मेदारी भी तुम पे है। उसको बीच जंगल में अकेला छोड़ के आए हो, जाओ उसके पास। विराज जी गुस्से से बोले। मजबूरन अहान को जाना ही पड़ा, लेकिन उसने मन में सिर्फ एक फैसला किया था, वो ईशा को हरगिज माफ नहीं करना चाहता था। अहान ने गुस्से में अपनी चाबी उठाई और बाहर की तरफ बढ़ गया। अहान बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। अहान जैसे ही फार्म हाउस पहुंचा, वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। अहान ने चारों तरफ देखा। उसको ये समझने में देर नहीं लगी, जरूर लाइट में कोई प्रॉब्लम हुई है। फार्म हाउस जंगली इलाके में था, इसलिए कोई ज्यादातर शाम में बाहर भी नहीं जाता था। काका और बाकी नौकरानियां भी चली गई थी।
अहान ने फोन की टॉर्च चलाई और अंदर की तरफ बढ़ गया। अहान की नजर ईशा को ढूंढ रही थी, लेकिन ईशा उसको कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी उसको अंधेरे में कोई कांपता नजर आया। अहान जैसे ही उसके करीब गया, वो समझ गया था कि ये ईशा है। ईशा को शायद अंधेरे से बहुत डर लगता था, तभी वो इतनी बुरी तरह कांप रही थी। अहान ने धीरे से ईशा के कंधे पे हाथ रखा तो ईशा उसके गले लग गई। ईशा की पूरी बॉडी कांप रही थी। अहान ने धीरे धीरे ईशा को शांत किया। चुप हो जाओ, मैं हूं यहाँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अहान ईशा को समझा रहा था। अच्छा रुको, शायद लाइट में कुछ हुआ है, मैं देख के आता हूँ। अहान जैसे ही आगे बढ़ा, ईशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। अहान ने ईशा का हाथ थामा और लाइट के कनेक्शन की तरफ गया। अहान ने अपना फोन ईशा के हाथ में दिया। लो इसको पकड़ो, मुझे लाइट दिखाओ। ईशा अहान को टॉर्च दिखा रही थी। अहान को 2 मिनट लगे थे और 1 सेकंड में पूरा घर रोशनी से जगमगा गया था। ईशा ने शुक्र भरी नजर से अहान को देखा। अहान को फिर से ईशा की शक्ल देख के उससे नफरत होने लगी थी। ईशा अपनी धुन में पूछे जा रही थी, क्या अब राहुल की तबीयत ठीक है? अहान ने नफरत से ईशा को देखा और उसके कंधों को पकड़ के गुस्से से बोला, शट अप, बकवास मत करो तुम। आज तो बहुत खुश होंगी तुम। आखिरकार तुम्हारा नाजायज भाई इस दुनिया से चला गया है ना। अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती होंगी। आज मेरी रानी माँ भी इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैं जिंदा हूँ। उनको इंसाफ दिला के रहूंगा मैं, भले उसके लिए मुझे किसी की जान लेनी पड़े, याद देनी पड़े। और तुम इस घर में सिर्फ रहोगी क्योंकि मैं अपने पापा को नाराज नहीं करना चाहता, वरना आई हेट यू। आज मेरी रानी माँ तुम्हारे उस घटिया बाप की वजह से चली गई और उसको इस बात का जरा भी अफसोस नहीं। तुम भी देखना अब कैसे तुम्हें तड़पाऊंगा पति के प्यार को। तुम भी ऐसे ही रहोगी। ईशा हैरान परेशान से ये सोच रही थी, आखिर अहान को क्या हुआ? इतना प्यार लुटाने वाला अहान अचानक क्यों ऐसे बिहेव कर रहा था? ईशा खुद से बातें करके बोली, क्या मेरी किस्मत में यही है? भाग 14। अहान सीधा अपने रूम में जाकर वॉशरूम में घुस गया था। ईशा पहले तो ऐसे ही खड़ी रही, फिर किचन की तरफ चली गई। ईशा ने एक ट्रे में थोड़ा सा खाना निकाला और एक कप में चाय निकाली। ईशा कमरे की तरफ बढ़ गई। अहान वॉशरूम से बाहर निकला, जो सिर्फ एक ट्राउजर में था। अहान ने ईशा को बिल्कुल इग्नोर किया। ईशा धीरे से अहान के पास आई और प्यार से बोली, आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं। अहान गुस्से से ईशा को घूर के बोला, लेकिन मैंने आपके लिए बनाया है, मुझे पता था आप आएंगे। बोला ना मन नहीं है, क्यों पत्नी धर्म निभा रही हो? ईशा घबरा के बोली, मुझे लगा था आपके साथ खाऊंगी, मैंने भी कुछ नहीं खाया, प्लीज आप खा लीजिए। ये ढोंग करने से क्या होगा? तुम्हारे इस पत्नी धर्म से मेरी रानी बुआ वापस आएंगी, मेरा भाई, मेरा राहुल वापस आएगा। अहान का गुस्सा किसी भी हद तक शांत होने में नहीं था। क्या मतलब? रानी माँ और राहुल को क्या हुआ? अहान ने ईशा को देखा और गुस्से से बोला, चले गए दोनों, नहीं आएंगे वापस अब कभी। ईशा को बहुत बड़ा धक्का लगा। क्या? कैसे? मेरा मतलब है रानी माँ तो ठीक थी ना? ईशा की शक्ल रोने जैसी हो गई थी। उसको भी इतने कम टाइम में राहुल और रानी से अटैचमेंट हो गई थी। सुनो लड़की, मेरी आंखों के सामने से जाओ अभी, प्लीज। मुझे तुम अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही हो। मेरा दिमाग खराब मत करो, गेट आउट। ईशा अहान के पास आके बोली, प्लीज अहान, मुझे यहाँ वैसे भी डर लगता है, आप प्लीज मुझे कहीं मत भेजिए, प्लीज अहान, मैं मर जाऊंगी अकेले। अहान ने ईशा का रोता हुआ चेहरा देखा, जो इस वक्त लाल हो रहा था। ठीक है, रहो यहीं, मैं ही बाहर जाता हूँ। अहान जैसे ही आगे बढ़ा, ईशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं प्लीज नहीं, मुझे अकेले रहने से डर लगता है, मैं सोफे पे सो जाऊंगी, आप प्लीज कहीं मत जाओ। अहान ने गौर से ईशा को देखा और अपना तकिया लेके सोफे पे जाकर लेट गया। अहान जैसा भी था, लेकिन उसके लिए ईशा की इज्जत सबसे जरूरी थी। ईशा उसकी बीवी थी, वो भले उसको जो भी कह रहा हो, लेकिन उसको ईशा से प्यार था। ये सब करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अगर ईशा से थोड़ी सी भी नरमी से पेश आता, ईशा उससे और ज्यादा अटैच हो जाती। लेकिन अहान चाहता था वो ईशा को जब अपनाए, जब उसके बाप की सच्चाई सामने आ जाए, वरना ईशा और वो दोनों ही कमजोर पड़ जाते। अहान ने ईशा को देखा और दिल ही दिल में कहा, आई एम सॉरी मेरी जान, मेरी मजबूरी है ये सब करना। मैं ही जानता हूँ मैं तुमसे दूर कैसे रह रहा हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी समझो प्लीज। अहान ने जो भी अभी कहा था, किया था, वो सब जान के किया था। वो ईशा को खुद से नफरत करवाना चाहता था, लेकिन ईशा, जिसके दिलो दिमाग में अहान की मोहब्बत बैठ गई थी, उसके लिए ये सब आसान नहीं था। अहान को कुछ याद आया। अभी अभी ईशा ने कहा था कि उसने कुछ नहीं खाया। अहान उठा और ईशा के पास जाके बैठ गया और धीरे से बोला, सुनो। ईशा ने अहान को देखा। अब पता नहीं अहान क्या करने वाला था। ईशा ने गौर से अहान को देखा। जी। लेकिन मैं तुम्हारे हाथों का लाया खाना नहीं खाऊंगा।
लाओ मुझे दो, मैं गर्म करके लाता हूँ ताकि तुम्हारा एहसान भी न रहे। ईशा ने नासमझी से देखा, लेकिन बनाया तो नहीं। आहान ने को देखा, उसके दिमाग तेज चलने लगा। तो क्या हुआ? गर्म तो मैं करूँगा ना, और तुम्हें ऐसा न लगे कि मैंने तुम्हारा बनाया खाना खाया तो तुमने मुझ पे एहसान किया, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान उतारने के लिए तुम्हें भी खाना खिलाऊंगा। ईशा नासमझी से आहान को देख रही थी। इधर आहान खुद भी नहीं समझ पा रहा था उसने बोला क्या। आहान ने किचन में जाकर खाना गर्म किया और 2 कप कॉफी बनाई, क्योंकि ईशा की बनाई चाय खराब हो गई थी। आहान ने ट्रे में खाना रखा और कॉफी रखी और कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। ईशा अभी भी हैरानी में बैठी थी। आहान को देखकर सीधी होकर बैठ गई। आहान ने खाना ईशा के सामने किया और गुस्से से बोला, खाओ इसको। ईशा ने डरते हुए खाना शुरू किया। भूख तो आहान को भी लगी थी, ऊपर से इतना टेस्टी खाना। ईशा सही में बहुत अच्छा खाना बनाती थी। ये बात आहान ने अपने मन में कही थी। आहान खाते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। ईशा उसको देखती रही। तभी आहान बोला, मुझे खाने का इरादा है? नहीं तो। ईशा डरते हुए बोली, तो खाने पे ध्यान दो, मुझे मत देखो। जी जी। ईशा सिर नीचे करके फिर से खाना खाने लगी। आहान को ईशा पर टूट के प्यार आ रहा था, लेकिन अपने प्यार का इजहार करता भी कैसे, वरना ईशा को पता चल जाता जो भी अभी आहान ने उससे कहा वो ड्रामा था। ईशा धीरे से बोली, मेरा पेट भर गया। ओके, अभी कॉफी पियो और सो जाओ। ईशा ने साइड से कॉफी उठाई और धीरे धीरे कॉफी पीने लगी। ईशा आहान से डर रही थी। ये बात आहान अच्छे से समझ रहा था। ईशा आहान की हर बात रोबोट की तरह मान रही थी। आहान को ये चीज तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो क्या करता। आहान का मन कर रहा था ईशा से बातें करे, उससे प्यार से बातें करे, उसके गले लग के घंटों बैठे। कितना सुकून था उसकी बाहों में, जो आहान को और कहीं मिलता ही नहीं था। लेकिन अगर वो आज कमजोर पड़ गया, हमेशा के लिए ईशा को खो देता, इसलिए मजबूर था। ईशा ने कॉफी पी और दुबक कर लेट गई। उसको जाने अनजाने में सही, पर आहान से डर लग रहा था। भाग 15। ईशा चुपचाप सो गई थी। आहान पहले तो ईशा को देखता रहा, फिर जाकर सोफे पे लेट गया। इस वक्त आहान ही जानता था वो कैसे ईशा से दूर रह रहा था, क्योंकि उसको ईशा की खूबसूरती, उसकी मासूमियत, ईशा की हर एक अदा दीवाना कर रही थी। लेकिन वो इतना भी कमजोर नहीं था। बिना ईशा से अपने प्यार का इजहार किए उससे कोई रिश्ता बनाता। अभी ये जो भी आहान कर रहा था, भले वो सब सिर्फ दिखावा था, लेकिन इस दिखावे को ईशा की नजरों में सच दिखाना था। ईशा किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी और आहान उसको देखे जा रहा था। आहान ने साइड से उठा के 2 गिलास पानी पिए और ठंडी ठंडी सांसें लेते हुए सो गया। असल में उसको सख्त जरूरत थी ईशा की। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की जरूरत थी। आहान जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रहा था और ये सोच रहा था आखिर कैसे ईशा को खुद से नफरत कराए, क्योंकि वो लड़की अपने दिल में आहान के लिए बेइंतहा प्यार लिए बैठी थी। हुआ फाइनली सो ही गया। इधर ईशा का दिमाग खराब हो चुका था। उसको ये नहीं समझ आ रहा था जो आहान उसको इतना प्यार करता है, आखिर वो क्यों उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। ईशा भी इन सोचों में गुम सी सो चुकी थी। सुबह की रोशनी कमरे पे पड़ रही थी। आहान ने ईशा को देखा जो मासूम से बच्चे की तरह सो रही थी। हे लड़की, उठो जल्दी, तुम यहाँ सोने नहीं आई हो, उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो। आहान अपने दिल पर पत्थर रख के ईशा की नींद तोड़ रहा था। ईशा ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं प्लीज सोने दो ना, अभी नहीं उठना मुझे। आहान ने गुस्से से ईशा का हाथ पकड़कर उसको खड़ा कर दिया। चुपचाप उठ के मेरे लिए नाश्ता तैयार करो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी वाइफ बनने का, वाइफ की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, चलो अब निभाओ सब। बेचारी ईशा सही से होश में भी नहीं आई थी जब आहान ने गुस्से से हुक्म जारी किया था। ईशा को सब बनाना आता था, लेकिन वो सुबह देर तक सोती थी, ये उसकी कमजोरी थी। ईशा ने बेचारा समूह बनाया, पर अभी तो 8 बजे ना। आहान को ईशा की बातों पे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन खुद को एंग्री मैन दिखाना था। आहान की अपनी कंपनीज थी, अपने होटल थे, उसको वक्त पे पहुंचने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लेकिन ईशा को परेशान करने का कोई ना कोई तरीका तो सोचना ही था। इसलिए आहान को इस वक्त ईशा की नींद हराम करने की सूझी। आहान अभी तो बहुत जल्दी है, आप थोड़ी देर में चले जाना प्लीज। शट अप, तुमसे जितना कहा है वो करो, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो, मुझे देर हो रही है। ईशा ने नशीली आंखों से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गई। उसको जाते देख आहान प्यार से बोला, बस मेरी जान, कुछ दिन और, सिर्फ कुछ दिन, और तुम्हारे उस कातिल बाप को सजा दिलवा दूं। उसके बाद मैं और तुम अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें प्लीज सिर्फ थोड़े दिन और, सिर्फ कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। ईशा वॉशरूम से बाहर आई। उसकी नींद काफी हद तक खुल चुकी थी। आहान बाहर डाइनिंग पे जाकर बैठ गया। ईशा ने किचन की तरफ कदम बढ़ाए। अभी भी ईशा की नींद पूरी नहीं खुली थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। ईशा को झूमते देख नौकरानी धीरे से बोली,
लाइए मैम, सर का ब्रेकफास्ट मैं बना दूं। आपकी तबीयत सही नहीं है शायद। ईशा का मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन बेचारी करती भी क्या। उसके पति ने कहा था, मानना तो पड़ता। ईशा ने आटे की रोटियां बनानी शुरू की। ईशा जल्दी जल्दी से गरम गरम रोटी बना रही थी। ईशा को देख के बिल्कुल अंदाजा नहीं होता था ईशा इतने अमीर परिवार की बेटी है। ईशा ने सैंडविच बनाया और सब ले जाके आहान के सामने रख दिया। लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। आहान ने ईशा के बनाए ब्रेकफास्ट को अच्छे से देखा और गुस्से से बोला, गुड, अब जाओ मेरी चाय लेके आओ, चलो। ईशा जल्दी से आहान की चाय बना के लेके आई, लेकिन आहान तक आते आते फिर से उसको झपकी लगी और ईशा जैसे ही नीचे गिरती, आहान ने उसको थाम दिया और सारी चाय आहान के हाथों पे गिर गई। आहान के हाथों पे गर्म गर्म चाय गिरी थी। ईशा की तो सांस ही रुक गई। ईशा रोनी शक्ल बना के बोली, आई एम सॉरी आहान, प्लीज गलती से हुआ, मुझे पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई थी। आहान जान के ईशा के सामने आया था ताकि ईशा के हाथों पे चाय न गिरे। आहान गुस्से से ईशा को धक्का देके बोला, जाओ यहाँ से, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम्हें इतनी भी अकल तमीज नहीं है। जब सुबह पति जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ और ये ब्रेकफास्ट तुम ही कर लेना, मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, इन सब की आदत डाल लो, ये तुम ही करोगी। सुबह उठने की आदत डालो और काम है करने की भी आदत डालो। और ये ब्रेकफास्ट खुद कर लेना, हाथ तो तुमने मेरा जला ही दिया। ईशा की आंखों से आंसू गिरने को तैयार थे और आहान अगर ईशा की आंखों में जरा सा भी आंसू देख लेता तो वो खुद टूट जाता अंदर तक पूरी तरह। इसलिए अपनी नजरें फेर के चला गया। आहान को अपने हाथ जलने का जरा भी दुख नहीं था। उसको सिर्फ दुख था तो उसकी ईशा को आज उसकी वजह से चोट लग जाती, लेकिन आहान ने सही टाइम पे पहुंचकर ईशा को बचा लिया था। आहान ने अपने हाथ को देखा और उसको खुला छोड़ दिया। आहान ने धीरे से कहा, ड्राइवर गाड़ी घर की तरफ ले चलो। जी सर, ड्राइवर भी धीरे से बोला। थोड़ी ही देर में आहान अपने घर के सामने था और फिर से उसको रानी बुआ और राहुल की याद आने लगी। अभी आहान आगे बढ़ रहा था, तभी पीछे से भाग 16। आहान आगे बढ़ रहा था, तभी पीछे से विराज जी बोले, बेटा आहान, तुम इतनी सुबह सुबह। विराज जी की बात पे आहान धीरे से बोला, क्यों पापा, क्या हुआ? मैं तो रोज यहाँ आता हूँ, आज आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तुम ऐसे ही आते हो, लेकिन बेटा अब तुम्हारी बीवी है, तुम पत्नी वाले हो, तो कैसे फिर तुम ईशा को अकेले छोड़ के आ गए? अकेला छोड़ना तो आहान भी नहीं चाहता था, लेकिन अगर वहां रहता ईशा को लगता आहान उसकी फिक्र कर रहा है। पापा, वो अब बच्ची नहीं है, इसलिए आप उसकी इतनी साइड मत लीजिए, वो रह लेगी अकेली। आहान बेटा, बात उसके अकेले रहने की नहीं है, बात फार्म हाउस की है। वो जंगली इलाका है, मौसम की कुछ खबर नहीं कब खराब हो जाए। ऊपर से ईशा, वो तो मासूम सी बेटी है। बेटा मैं चाहता था ईशा राधा के साथ रहे, लेकिन फिर हमने सोचा तुम्हारी भी प्राइवेसी है, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। लेकिन बेटा जैसे तुम कर रहे हो, देर रात घर जाना, सुबह ही घर से भाग के आना, और आज भी तुम सुबह ही आ गए। अगर तुम्हें यही सब करना है तो बेटा ईशा को हमारे पास छोड़ दो, हम नहीं चाहते उस बच्ची पे कोई खतरा आए। अच्छा पापा, अब आते ही आप शुरू मत हो जाइए, चलिए मुझे लेके चलिए अंदर, माँ से भी मिलना है। हाँ बेटा चलो, लेकिन राधा भी यही पूछेगी, तुमने मुझे तो चुप करा दिया, लेकिन अपनी माँ के सामने क्या कहोगे बेटा तुम? चलिए पापा, वो भी माँ के सामने देखेंगे, आप चलिए फिलहाल। आहान और विराज जी घर के अंदर चले गए। इधर ईशा कुछ सोचते हुए अपने कमरे की सफाई कर रही थी जब दादी का फोन आया। आहान ने ईशा को नया सिम, नया फोन दिया था, इसलिए घर के किसी भी आदमी से उसका कांटेक्ट नहीं था। आहान ने मना किया था किसी का भी फोन उठाने से, लेकिन पता नहीं क्यों ईशा के दिल से आवाज आई और उसने फोन उठा लिया। हेलो, ईशा फोन उठाकर बोली। हेलो ईशा बेटी। दादी आप? ईशा ने एक सेकंड में महिमा जी की आवाज पहचान ली थी। हाँ बेटा। ईशा मैं तेरी दादी, बहुत मुश्किल से तेरा नंबर निकाला है। बेटा तू बता कैसी है मेरी बच्ची? हाँ दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मेरा नंबर निकलवा लिया। आपको पता भी है मैंने आपको कितना मिस किया है, मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रहती थी, और अब आपके बिना ही पूरा वक्त बिताना पड़ रहा है। आई रियली मिस यू दादी। हाँ मेरी बच्ची, जानती हूँ मैं, लेकिन अच्छा ही है, लेकिन अच्छा ही है, तू अपने शैतान माँ बाप से दूर है बेटा। तू नहीं जानती इन दोनों को, दोनों तुझे ढूंढने के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें कैसे भी तू चाहिए। और बेटा आहान ने सही किया, तेरा सिम और नंबर बदलवा दिया, वरना वो दोनों तुझे अब तक ढूंढ लेते। जी दादी मैं जानती हूँ, लेकिन पापा ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपको पता है पापा ने एक लड़की की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी, और तो और पापा ने अब तक अपने किए की माफी भी नहीं मांगी, और उनको जरा भी अफसोस नहीं इस चीज का। हाँ बेटा मैं जानती हूँ,
सब जानती हूँ। सुनील को इस चीज की जरा सी भी फिक्र नहीं। वो एक बार भी अपने किए का अफसोस नहीं करता। हाँ दादी, भगवान सब देख रहा है। पापा को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। और बेटा ईशा, तू बता, तू खुश है ना? और आहान तेरा ख्याल रखता है ना? हाँ दादी, बहुत ख्याल रखते हैं। लगता भी नहीं है मैं उनके दुश्मन की बेटी हूँ। ईशा की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि कल रात से जो आहान का रूप था वो बिल्कुल अलग था। ईशा को दादी से झूठ बोलना पड़ा। अच्छा दादी, मैं अब फोन रखती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। ईशा ने जबरदस्ती झूठ बोलकर दादी को शांत किया। ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना मेरी बच्ची, मुझे तेरी बहुत फिक्र रहती है। बेटा अपना ध्यान रखना। दादी बार बार ईशा को यही कह रही थी। ठीक है दादी। ईशा ने यह कह के फोन काट दिया और अपना काम करने लगी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी, आखिर क्यों आहान ऐसा हो गया? शायद रानी बुआ और राहुल की मौत का उसको गहरा सदमा था, इसलिए उसने ईशा से ऐसे बिहेव किया। इधर आहान जब अंदर गया, राधा जी उसका ही इंतजार कर रही थी। राधा जी आहान को देख के उसके गले लग गई और फूट फूट के रोने लगी। बेटा देखना, आहान रानी के जाते ही घर कैसा सुनसान सा हो गया। पहले ही वो बोलती नहीं थी, लेकिन सामने दिखती तो रहती थी। राधा को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। आहान ने धीरे धीरे अपनी माँ को शांत किया। माँ प्लीज, माँ आप मत रोइए प्लीज। रानी बुआ वापस नहीं आएंगी, कभी नहीं। लेकिन आप ऐसे रोएंगी तो रानी माँ को दुख होगा। वो जहां भी हैं हमें देख रही होंगी, आप प्लीज। आहान ने राधा को सोफे पर बैठाया और खुद उसके बराबर में बैठ गया। माँ मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप खुद को संभालिए। घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और अब जिंदगी की कुछ हकीकतें हमें समझनी पड़ती हैं। हाँ राधा जी, आपका बेटा सही कह रहा है, आपको इस सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा। और रानी जहां कहीं भी होगी, वो अपनी भाभी को ऐसे देख के बहुत दुखी होगी। सबके शांत करने के बाद राधा जी कुछ हद तक शांत हुई थी, और तभी राधा जी के सवाल से आहान इधर उधर देखने लगा। बेटा बहू को तो अकेला छोड़ के आ गया? वो वहां उस फार्म हाउस में अकेली है? नहीं माँ, अकेली कहाँ, उसके साथ सब तो हैं, काका हैं और सब नौकरानियां हैं। आहान हमने पूछा घर का कौन है उसके साथ? इस बार राधा जी गुस्से में बोली तो आहान भाग 17। आहान ने अपना सिर नीचे कर लिया। माँ मैंने बोला ना, वो वहां पर सेफ है और घर के सब नौकर हैं उसके साथ। आप प्लीज खुद को ज्यादा परेशान मत करिए। आहान के कहने पर राधा जी ने गुस्से से आहान को देखा। आहान हमने ये नहीं पूछा बहू के साथ कौन है कौन नहीं, हमने पूछा वो अकेली है वहां, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फार्म हाउस जानते हो ना कहाँ पर है? मौसम का कुछ नहीं पता, जानवरों का खतरा, वो बच्ची अकेली है, इतनी अक्ल आपको होनी चाहिए। कोई बात नहीं माँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, वो करके चला जाऊंगा। अभी के लिए आप प्लीज शांत रहिए। आहान ने एक और नाकाम कोशिश की। हम ठीक है आहान, हमारी फिक्र मत करिए, हमारे पास विराज जी हैं। आप ईशा के पास जाइए। आप जानते हैं ईशा हमारे घर में कैसे आई, लेकिन उसके बाद भी आप उसको ऐसा फील करवाते रहेंगे तो कैसे चलेगा? हम पहले भी कह चुके हैं, आप रानी का बदला ईशा से लेकर बहुत गलत करेंगे, बहुत ज्यादा गलत। इसलिए हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, अभी आप ईशा के पास जाइए, और अगर आपको अपने ऑफिस के काम करने हैं आप ईशा को अपने घर में लेके आइए। चलिए अभी। राधा जी किसी भी हालत में आहान को यहाँ से भेजना चाहती थी। उनकी बात भी सही थी, फार्म हाउस जंगली इलाके में था जहाँ जानवरों का खतरा बहुत था। आहान आपकी माँ ठीक कह रही है बेटा, आपको ईशा के पास जाना चाहिए और रात तक आप अपने घर में शिफ्ट हो जाइए। अब उसको फार्म हाउस में रखवाने से कोई फायदा नहीं। आहान सबकी बात सुन के गुस्से से बोला, बट पापा आप जानते नहीं उसका बाप उसको पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। अगर हमने थोड़ी सी भी ढील बरती ईशा यहाँ से चली जाएगी। और आप जानते हैं सुनील कितना बड़ा कमीना है, वो ईशा को मारने से भी नहीं चुकेगा। इसलिए पापा मुझे ईशा को मजबूरी में वहां रखना पड़ेगा। सॉरी। अच्छा बात की बाद में देखेंगे, अभी आप एक काम कीजिए, ईशा के पास जाइए। आहान को मजबूरन ईशा के पास जाना ही पड़ा। इधर सुनील बौखलाया बौखलाया सा फिर रहा था। अर्चना गुस्से से बोली, तुम कर क्या रहे हो? मुझे मेरी बेटी चाहिए, मेरी ईशा चाहिए। पता नहीं कहाँ रखा होगा उस जानवर ने मेरी ईशा को, और तुम कितने आराम से बैठे हो, तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं। कैसे बाप हो तुम? अपनी पत्नी की बात सुन के सुनील ने गहरी सांस ली और कुछ सोच के बोला, डार्लिंग तुम जानती हो ना मैं ईशा को किसी भी कीमत पे यहाँ लाऊंगा, लेकिन उसके लिए हमें माइंड गेम खेलना पड़ेगा। ना तो ईशा इतनी आसानी से हमारे साथ आएगी
और ना ही वो आहान उसको आने देगा। हाँ अर्चना डार्लिंग, तुम्हारी बेटी भी बेवफा निकली। उसने एक बार भी अपने माँ बाप की खबर लेनी जरूरी नहीं समझी। शट अप! तुम बोल क्या रहे हो वो देख लो। ईशा इस वक्त उन लोगों की कैद में है और वो चाहे तो क्या कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन तुम्हें उससे ज्यादा ये फिक्र है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें भूल गई। देखो, मुझे कैसे भी ईशा चाहिए। पुलिस कमिश्नर जिसको बुलाना है बुलाओ, जो करना है करो, लेकिन मेरी ईशा, मेरी बेटी मुझे चाहिए। इधर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। ईशा ने चाय बनाई और बाहर गार्डन एरिया में आ गई। फार्म हाउस का गार्डन अंदर और बाहर दोनों तरफ था, जो ग्लास डोर से डिवाइडेड था। ईशा ने चाय बनाई और अंदर की तरफ बैठ गई। घर में सब तरह की सुविधा थी। ईशा बाहर के नज़ारों में खोई हुई थी। जब बाहर की तरफ उसकी नजर पड़ी, एक छोटा सा खरगोश चारों तरफ उछल कूद कर रहा था। ईशा को वो इतना सुंदर लगा, ईशा उसमें खो सी गई। ईशा उसको देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो सफेद खरगोश अंदर घुसने की जगह ढूंढ रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी और बारिश का बहाव भी बहुत था। ईशा ने धीरे से उस खरगोश को देखा और छाता लेके बाहर की तरफ बढ़ गई। बाहर बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। हर तरफ हवाओं और बारिश का जोर था। बाहर आके ईशा को अंदाजा हुआ वो गलत सोच रही थी। बारिश उसकी सोच से भी ज्यादा तेज थी, लेकिन बेजुबान जानवर को अकेला छोड़ना भी तो गलत था। इधर आहान ड्राइव कर रहा था जब नौकर का फोन आया। आहान ने फोन उठा के सबसे पहले ईशा के बारे में पूछा। ईशा की बात सुन के नौकर धीरे से बोला, सर वो ईशा मैम ठीक हैं, लेकिन मुझे नहीं पता सही, क्योंकि मैं काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम था, मैंने ईशा मैम को बता दिया था। आहान ने गुस्से में उस नौकर से पूछा। भाग 18। तुम्हारा दिमाग खराब है? इस तूफान में उसको अकेला वहां छोड़ के आ गए? आहान को गुस्सा आ रहा था। आहान ने गुस्से में फोन काट दिया। अब आहान और स्पीड से ड्राइव कर रहा था। उसको अब पछतावा हो रहा था। अगर अपने पापा की बात सुन लेता तो ईशा के साथ होता। इधर ईशा उस खरगोश को ढूंढ रही थी जिसको उसने बारिश में भीगते देखा था। अब वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। हर तरफ घने काले बादल और उनका शोर। बादल के गरजने से ईशा को बहुत डर लग रहा था, लेकिन करती क्या? ऐसे उस बेजुबान जानवर को अकेला छोड़ना भी तो गलत था। ईशा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बारिश तेज होती जा रही थी। ऊपर से ठंडी हवा। ईशा का मन कर रहा था कंबल में घुस जाए। ऊपर से ये जगह बिल्कुल अनजान और चारों तरफ जंगल। चल बेटा ईशा, तुझे डरना नहीं है। अगर तू डर गई तो इस जानवर से कैसे डील करेगी? वो इससे भी खतरनाक है। ईशा ने खुद से बातें करते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। ईशा ने चारों तरफ देखा, लेकिन खरगोश कहीं नहीं था। ईशा ने साइड में होकर झांका जहां खरगोश छिपा हुआ बैठा था। ठंड से कांप रहा था। ईशा ने धीरे से उसको अपनी गोद में उठाया और दुपट्टे के पीछे छिपा लिया, लेकिन तभी जोर से बादल गरजा और ईशा के हाथ से छाता बहुत दूर जा गिरा। ईशा ने एक जोरदार चीख मारी। अभी उसका छाता ही गिरा था जब एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और ईशा गिरने ही वाली थी जब आहान ने उसको अपनी तरफ खींचा। ईशा ने जब देखा वो किसी की बाहों में है, ईशा ने चैन की सांस ली, लेकिन ये भी कुछ देर का था। थोड़ी देर बाद आहान ने गुस्से से ईशा को पकड़ा और चिल्ला के बोला, बहुत शौक है तुम्हें मरने का? लाओ, मैं तुम्हारी ये खुशी पूरी कर दूं। ये बारिशों में भीग के क्यों अपनी जान देने चली हो? ईशा ने डरते हुए आहान को देखा। आहान, मैं यहाँ मरने नहीं आई थी। मुझे वो यहाँ पे मैं... ओह शट अप ईशा! आहान गुस्से से चिल्लाया था। तुम्हें मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? मेरी शक्ल पे पागल लिखा है? तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या करने आई हो? चलो बताओ मुझे, चलो बताओ, मैं सुन रहा हूँ। ईशा ने डर के आहान को देखा। हाँ बता रही हूँ ना मैं। आहान, मेरी बात सुनोगे तभी मैं कुछ बोल पाऊंगी ना, प्लीज। देखो, मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आई थी, वो एक खरगोश सर्दी में कपकपा रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अभी भी वो मेरी गोद में था। ये तो अचानक से बारिश और तेज हुई और वो कहीं छिप गया फिर से। प्लीज देखिए, देखिए ना आप, मैं सच कह रही हूँ आहान। ईशा प्लीज झूठ मत बोलो, कोई भी कहानी बना रही हो। नहीं मतलब इतनी बारिश में तुम्हें यहाँ जानवर दिखेंगे और तुम इस खतरनाक जंगल में अकेली आ गई बिना सोचे समझे? वैसे तुम इतनी डरपोक हो और अब डर नहीं लगा क्योंकि आहान पागल है, मैं उसको बातों में फंसा लूंगी, है ना? मैं वहां तुम्हारी वजह से परेशान हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी जानवर का बहाना बना के जंगलों में घूम रही हो। बस बहुत हो चुका आहान। ईशा गुस्से से चिल्लाई। अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही इसका ये मतलब नहीं है तुम जो मन में आए बोलो। और मुझे अगर बाहर आना होता आ जाती, उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? और तुम खुद को इतना अच्छा मत दिखाओ, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। और प्लीज बिना जाने किसी पे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं होती है आहान। अगर मुझे तुमसे झूठ बोलना होता और भी बहुत बहाने थे बनाने को, लेकिन मैं कितना भी सच बोल लूं, तुम्हारे दिमाग में जो बुराई है उसको मैं कभी दूर नहीं कर सकती।
ईशा गुस्से से बोल रही थी क्योंकि वो अब तक आहान की बातें झेलती आ रही थी, लेकिन आज तो कुछ अलग सा लग रहा था। आहान बहुत गुस्से में था। ईशा गुस्से से जाने लगी जब आहान ने उसका हाथ पकड़ के खींचा। सुनो लड़की, ना मुझे तुमसे प्यार है ना तुम्हारी फिक्र है, इसलिए खुद को स्पेशल मत समझो। और दूसरी बात, कि जहां तुम खड़ी हो ना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम यहाँ पे खड़ी होकर भी बच गई, वरना यहाँ नहीं बचता कोई। एक बात और, तुमने मुझे पिछले आधे घंटे से बारिश में भिगवा दिया। मुझे पक्का जुकाम होगा। खुद के दिमाग में कमी है, खुद भीग रही हो, मुझे भी भिगा दिया। आहान ने अचानक बात ही दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दी थी। ईशा ने अजीब नजरों से आहान को देखा। उसको सामने खड़ा इंसान बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। ईशा ने आहान को देखा और गुस्से में अंदर की तरफ बढ़ गई। सर्दी बढ़ती जा रही थी और यहाँ इस ठंड में रहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। ईशा के जाते ही आहान भी मुड़ने लगा, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने सर्दी में छिपे हुए खरगोश पे गई। उसको अब यकीन आया ईशा यहाँ क्यों आई थी। आहान ने उस तरफ देखा जहां से ईशा गई थी। आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है मैंने तुम्हें फिर से हर्ट कर दिया, पर मैं क्या ही करता। तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो और इस बात का एहसास तुम्हें जल्दी होगा। मैं कराऊंगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे सीरियस रहना पड़ेगा, वरना तुम मुझे मजबूर कर दोगी और कमजोर कर दोगी। मेरे इरादे पक्के हैं, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान हो, लेकिन आज तुमने मुझे सच में डरा दिया था। आज तुम पे बहुत गुस्सा आया मुझे। आहान खुद से बातें कर रहा था। बट आई एम सॉरी, तुम सही थी। आहान ने उस खरगोश को उठाया और अपनी जैकेट में छिपा के अंदर की तरफ बढ़ गया। आहान जब अंदर पहुंचा, ईशा वैसे ही खड़ी थी। आहान गुस्से से बोला, तुम्हें भाग 19। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? आहान बहुत गुस्से से बोला था। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? जब मेरी मर्जी होगी मैं चेंज कर लूंगी। मुझे मत बताओ। सुबह तक तो तुम्हें मुझसे नफरत थी और अभी भी तुमने कौन सा मेरी बेइज्जती करने में कमी छोड़ी है। तुम्हें तो मेरी बात भी झूठी लगी है और अब खुद तुम अपनी जैकेट में छिपाए इसको लेके आ गए। ईशा को अब बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अभी अभी आहान ने उसकी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी थी। ईशा की बात पे आहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने करीब खींचा। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है? और रही बात तुम्हारे झूठ सच की, अगर ये बात सच भी थी तब भी तुम्हारी गलती है इस तरह बाहर जाना, और वो भी इस इलाके में जिसको तुम जानती तक नहीं। और इतना तूफान बारिश, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम्हारे सिर पे पहाड़ टूटता। और दूसरी बात, तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? तुम तो मेरी जान के दुश्मन हो। आज मरने ही दिया होता, कम से कम तुम्हारी जान तो छूटती। ईशा गुस्से से बोली। आहान ने ईशा को ऊपर से नीचे तक देखा और प्यार से बोला, नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं, तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। ऐसे तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें पल पल करके मारूंगा। और रही बात तुम्हारी सजा की, वो तो तुम्हें मिल के रहेगी। ईशा ने गुस्से से आहान को घूरा। आहान ने ईशा को घूरते देख प्यार से कहा, जाओ चेंज करके आओ, सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी तुम्हें। और दूसरी बात, ये खरगोश, मैं इसको थोड़ी देर हीटर के आगे बैठा रहा हूँ, और जब तक मैं आऊँ तब तक खुद को सही कर लेना। कपड़े चेंज करो। आहान ये कह के चला गया और ईशा बस यही देखती रह गई। ये इंसान है क्या जो कभी कुछ और कभी कुछ और। ईशा ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने रूम में चेंज करने चली गई। आहान जानता था ईशा क्या सोच रही होगी। आहान के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। आई एम सॉरी बेबी, लेकिन सिर्फ कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आहान ने प्यार से उस खरगोश को हीटर के आगे बैठाया। हीटर के आगे बैठ के अब उसको भी अच्छा लग रहा था। आहान ने अपनी शर्ट उतारी और दूसरे कमरे में चेंज करने चला गया। ईशा ने कॉटन का सूट पहना था और खुले बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। ईशा दिखने में थी ही नाजुक सी और अब भीगी भीगी और प्यारी लग रही थी। ईशा ने अपना दुपट्टा ढंग से उड़ा और नीचे की तरफ कदम बढ़ा दिए। ईशा की नजर बार बार उस खरगोश को ढूंढ रही थी। ईशा की ढूंढती नजर एक जगह आकर रुक गई जहां वो खरगोश अब सुकून से बैठा था। ईशा को उस पे बहुत ज्यादा प्यार आया। ईशा ने उसको अपनी गोद में बैठा लिया और धीरे धीरे उसके ऊपर हाथ फेरने लगी। आहान भी अभी नहा के निकला था। आहान ब्लैक शर्ट में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ईशा को देख के अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। ईशा किसी परी जैसी लग रही थी। आहान बस उसको देखता गया। ईशा के जूड़े से बाल निकल निकल के उसके मुंह पर आ रहे थे। ईशा के छोटे छोटे झुमके उसके गालों को छू रहे थे और ऊपर से उसकी प्यार लुटाती नजरें। आहान का मन कर रहा था वो बस घंटों खड़ा ईशा को देखता रहे। ईशा जो आहान की मौजूदगी से अनजान थी, अपनी ही धुन में बैठी थी। आहान ने अपना फोन निकाला और ईशा की भर भर के फोटोज लेने लगा।
ईशा को अभी तक भी नहीं लगा था आहान उसको देख रहा है। आहान ने फोन रखा और धीरे से ईशा के पास आके बोला, अगर तुम्हारा ये प्यार हो गया हो तो मुझे चाय या कॉफी बना दो, ठंड लग रही है, और अपने लिए भी ले आना। आहान की बात पे ईशा चुपचाप उठ के किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन आहान को अब ईशा को परेशान करने में मजा आता था। उसको ईशा की डांट बहुत प्यारी लगती थी, क्योंकि ईशा बच्चों की तरह चिढ़ जाती थी। यही बात आहान को सबसे प्यारी लगती थी। ईशा को जाता देख आहान उस खरगोश पे हाथ फेर के बोला, वाह, आज तो बिना एक शब्द बोले मेरी बात सुन ली। ठीक तो हो तुम? कहीं तबीयत खराब तो नहीं हो गई बारिश में? आओ इधर, मैं चेक करूं, मेरे पास आओ। आहान जानबूझ के ईशा को छेड़ के बोला, तो ईशा ने एक गुस्से वाली नजर आहान पे डाली और किचन की तरफ बढ़ गई। आहान वहीं उस खरगोश के पास बैठ गया। जहां ईशा ने हाथ फेरा था वहीं हाथ फेरने लगा। आहान धीरे धीरे उससे बातें कर रहा था। वैसे तुम हो तो बड़ी लकी, मेरी ईशा ने तुम्हें छुआ है, और एक हम हैं जो उसकी बात करने के लिए भी तरसते हैं। और तुम देखो कैसे। आहान को दूर से बात करते देख ईशा गुस्से से बोली, हाँ, अब कोई नहीं मिला तो बेचारे जानवर को पका दो, ये सही है। अजीब आदमी है। ईशा धीरे धीरे आहान के पास आई। लीजिए आपकी कॉफी। ईशा को देख के आहान गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना, तुम भी कुछ गर्म चीज ले लेना। हॉट चॉकलेट ले लो अगर कॉफी और चाय नहीं चाहिए। आहान फिक्र से बोला। तो ईशा ने मुंह बना के कहा, जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई हॉट चॉकलेट, मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। ईशा की बात सुन के आहान मुस्कुराते हुए बोला, हो, तो आपको चाय पसंद है? जी हाँ, किसको चाय पसंद नहीं होती, और जिनको पसंद नहीं होती वो इस प्लेनेट के नहीं होते। और अब मुझसे ज्यादा बात करने के बहाने मत ढूंढो। ईशा ये कह के किचन की तरफ बढ़ गई। आहान बस यही सोचता रह गया, आखिर ये लड़की चीज क्या है। आहान को इतना अंदाजा हो गया था, ईशा जो भी बनाती है वो बहुत टेस्टी होता है, भले वो खाना हो या चाय कॉफी हो। और अब आहान को किसी और के हाथ की कॉफी पसंद नहीं आती थी। उसको बस अब ईशा के हाथ का खाना और उसके हाथ की चाय कॉफी पसंद थी। आहान कभी बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाता था। उसको अपने घर का, अपनी माँ के हाथ का बना खाना पसंद था। और अब उसको अपनी माँ के बाद अगर किसी और औरत के हाथ का खाना पसंद आया था तो वो ईशा थी। आहान अपनी सोच में गुम था जब ईशा की भाग 20। आहान अपनी सोच में गुम था जब ईशा की चीखने की आवाज आई। आहान जल्दी से ईशा की तरफ भागा। आहान ने जैसे ही ईशा को देखा, ईशा अपना हाथ पकड़े खड़ी थी। उसका हाथ जल गया था। आहान ने ईशा का हाथ अपने हाथों में लिया। ईशा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग एकदम खराब है। तुम्हें कैसे भी हाथ जलवाना था, भले वो तुम कैसे जलवाओ, जैसे सुबह तुमने मेरा हाथ जलाया और अब अपना। और इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? जरा सा भी ध्यान नहीं था, और तुम अपना ध्यान रख ही कहाँ रही हो? मैं सुबह से देख रहा हूँ, तुम्हें अपने उस घटिया बाप की याद आ रही है। अगर आ भी रही हो तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। गॉट इट? आहान गुस्से से बोला था। ईशा ने पहले आहान की बात सुनी और फिर धीरे से बोली, आपको हर वक्त मुझे ताना मारने के बहाने चाहिए। कभी आपने मुझसे अच्छे से बात भी की है? हमेशा ताने, हमेशा। और रही बात पापा से मिलने की, तो मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। और प्लीज आप मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए। आई एम फाइन, इतनी कोई ज्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक हो जाएगी जल्दी ही। ईशा ये कह के जा ही रही थी जब आहान ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। शट अप, बहुत बोल लिया तुमने, अपनी जुबान को काबू में रखो। बोलती जा रही हो, मेरे कान दुखा दिए तुमने। और ये बार बार क्या लगा रखा है? फिक्र क्यों हो रही है? और मैं कौन होता हूँ फिक्र करने वाला? आई एम योर हस्बैंड, और मुझे मत सिखाओ मुझे कब तुम्हारी फिक्र करनी है। आहान ने ईशा को डांटते हुए कहा। और अब चुपचाप मेरे साथ चलो। आहान ने ये कह के ठंडे पानी का बोल लिया और ईशा का हाथ पकड़ के बाहर आ गया। आहान के फार्म हाउस का लिविंग एरिया ग्लास से कवर था, जहाँ से साफ साफ पूरा जंगल नजर आता था। और ग्लास इस तरह का था जिससे बाहर का सब दिखता था, लेकिन अंदर का नहीं। आहान ने ग्लास वॉल के आगे पर्दे कर दिए। अब चारों तरफ सफेद पर्दे थे। आहान ने ईशा को डांटते हुए कहा, चुपचाप यहाँ बैठो और अपना हाथ ठंडे पानी में डालो। मैं कोई मरहम लेके आता हूँ। और प्लीज ओवर स्मार्ट मत बनना, अभी बता रहा हूँ, कभी किसी की सुन भी लिया करो। बैठो यहीं। आहान ये कह के चला गया था।
और ईशा को ना चाहते हुए भी अपना हाथ ठंडे पानी में डालना पड़ा। वैसे भी उसके हाथ में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। शायद ठंडा पानी डाल के अच्छा फील होता, और वैसा भी हुआ भी था। ईशा ने चारों तरफ देखा। मौसम अभी भी ठंडा था। ईशा को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। चाय पीने से जो थोड़ा बहुत आराम होता, वो बेचारी का सपना ही रह गया था। अभी ईशा अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब पीछे से म्यूजिक की आवाज आई। आहान धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ में मरहम लेके बढ़ रहा था। दिल मेरा है ना समझ कितना, बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा, चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। यारियां। आहान ईशा के सामने बैठा और धीरे से उसका हाथ बोल से निकाला और उसके हाथ पे अपने होंठ रख दिए। क्या हुआ असर, तेरे साथ रहकर ना जाने कि होश मुझे ना रहा। लफ्ज मेरे थे जुबां पे आके रुके, पर हो न सके वो बयां। धड़कन तेरा ही नाम जले, आंखें भी पैगाम ये दे। तेरी नजर का ये असर है मुझ पे जो हुआ। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। आहान धीरे धीरे ईशा के हाथ पे हल्के हाथों से मरहम लगा रहा था, और आहान के छूने से ईशा का दिल अलग ताल में झूम रहा था। तू जो मिला तो जिंदगी है बदली, मैं पूरा नया हो गया। बेअसर दुनिया की बातें बड़ी, अब तेरी सुनूं मैं सदा। मिलने को तुझसे बहाने करूं, तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं। रोज बिताना साथ में तेरे सारा दिन मेरा। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। ईशा ने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया, जिसको आहान ने फिर थाम लिया। मुझसे इतना डरती क्यों हो? आहान ने कुछ सोचते हुए पूछा। नहीं तो मैं क्यों आपसे डरूंगी, और डरने के लिए वजह होनी चाहिए। आपने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मैं क्यों डरूं आपसे। ओह, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं जिससे तुम मुझसे डरो, और तुम्हें मेरी अच्छाइयां पसंद नहीं आ रही हैं? आहान ने ईशा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। मैंने तुमसे ऐसा कब कहा, ईशा घबराते हुए बोली। आहान ने ईशा के हाथों को धीरे से अपनी तरफ लाते हुए कहा। कहने से क्या होता है मिसेस ईशा, लेकिन आप ऐसा सोच तो रही है ना, वही बता रहा हूँ। एंड आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इस चीज को एक्सपेक्ट करना गलत नहीं। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो खुल के कहो, किस बात का डर। ईशा जानती थी आहान उसको बातों में फंसा के उससे सिर्फ कन्फेस कराना चाहता है, और अगर ईशा हल्की सी भी आहान की बातों में आई उसको सब बता देगी। ईशा ने अपना हाथ छुड़ाया और जाने लगी, लेकिन आहान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। आहान अच्छे से ईशा के दिल का हाल जानता था, और वो यही चाहता था ईशा उससे प्यार करे। लेकिन ईशा अपना प्यार किसी को न दिखाना चाहती थी। लेकिन ईशा अपना प्यार न किसी को दिखाना चाहती थी, न बताना, और खासकर आहान को, क्योंकि आहान के कुछ दिनों से बदले बिहेवियर से ईशा परेशान थी। ईशा अपनी सोचों में गुम थी जब आहान